नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कि कांग्रेस सांसद ने करी पीएम मोदी की तारीफ, तो बीजेपी ने कांग्रेस को दे डाली कौन सी सलाह। फिर बताएंगे क्या अब यूपी में शिक्षा मित्रों के आने वाले हैं अच्छे दिन। फिर बताएंगे कि नागपुर हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी से कर दी कौन सी बड़ी मांग। फिर बताएंगे आखिर राज्यसभा में क्यों आग बबूला हुए अमित शाह। आखिर में बात होगी कि इजराइल ने गाजा पर भरपाया कहर, तो भारत ने उठा दी कौन सी बड़ी मांग। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सुर बदले बदले से नजर आ रहे। वो आजकल पीएम मोदी पर इस कदर फिदा हैं कि वो उनकी नीतियों की तारीफ करने लग गए। वहीं उन्होंने एक बार फिर भारत की विदेश नीतियों की जमकर तारीफ करी, जिस दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं चेहरे पर लगे दाग मिटा रहा हूँ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की तटस्थ नीति पर उनके जताई गई आपत्ति को गलत बताया। उन्होंने स्वीकारा कि भारत की नीति को लेकर उनकी पिछली आलोचना गलत साबित हुई और आज के हालात में ये नीति सफल होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने चेहरे पर लगे दाग को मिटा रहा हूँ, क्योंकि संसदीय बहस में मैं एक ही मात्र व्यक्ति था जिसने फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर भारतीय स्थिति की आलोचना की थी। लेकिन अब 3 साल बाद मुझे महसूस हो रहा है कि भारत की इस नीति ने देश को एक मजबूत कूटनीतिक स्थिति में ला खड़ा किया है। वहीं उनके इस बयान के बाद बीजेपी भी काफी गदगद नजर आई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर से सीख लेने तक की सलाह दे डाली। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस को शशि थरूर से शिक्षा लेने की जरूरत है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सभी ने देखा कि अभी रायसीना डायलॉग्स चल रहा है और रायसीना डायलॉग्स में शशि थरूर जी ने अपना वक्तव्य रखा है और शशि थरूर जी ने यूक्रेन और रूस के बीच में जिस प्रकार से फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है उसको लेकर भारत और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टैंड के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब इनिशियल समय था फरवरी 2022 का, उस समय मैंने क्रिटिसाइज किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैंने क्रिटिसाइज किया था भारत के स्टैंड का। आई हैड क्रिटिसाइज द स्टैंड दैट इंडिया हैड टेकन देन विज़-अ-वी यूक्रेन एंड रशिया वॉर। बट आज जब 3 वर्ष बीत गए हैं, कहीं न कहीं मैं बाध्य होता हूं ये कहने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी दिखाई वो डिप्लोमेसी आज रंग लाई है एंड इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। वो इस प्रकार की डिप्लोमेसी भारत की रही और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति बने जो 2 हफ्ते के अंतराल में यूक्रेन जाके यूक्रेन के प्रेसिडेंट को गले लगा सकते हैं और एक्सेप्टेबल होता है, और मॉस्को में आकर रशिया के राष्ट्रपति को गले लगा सकते हैं और वह भी एक्सेप्टेबल होता है जस्ट 2 वीक्स अपार्ट। ऐसा डिप्लोमेसी कहीं विश्व में देखने को नहीं मिला था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने पहले इस प्रकार के उच्च स्तरीय डिप्लोमेसी की निंदा की थी। आज जब मैं हाइंडसाइट में देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि कहीं न कहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को एक अद्वितीय स्थान में स्थापित किया है। इंडिया हैज बीन पोजीशन्ड ग्लोबली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ यूनिकली डिस्टिंक्ट डिप्लोमेटिक वे। ये अपने आप में आज बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, शशि थरूर जी डिप्लोमेसी समझते हैं, यूएन में काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया है और आज उन्होंने भारतवर्ष के विषय में प्रधानमंत्री के निर्णय को सराहा है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हर बात पे भारतवर्ष के विरोध में बोलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना, राहुल जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन जी हो और चाहे इंडी गठबंधन के नेता, इन सबको आज सामने आकर शशि थरूर जी के इस स्टैंड की सराहना करनी चाहिए। भारतवर्ष के इस यूनिक डिप्लोमेटिक पोजीशन जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व दायी है, उसकी सराहना करनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आने वाले हैं। उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सरकार को ये निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को
को शिक्षक मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत कोर्ट ने सरकार को मानदेय बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसके लिए सरकार को 1 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को 1 मई तक का आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर अभी संबंधित विभाग में परामर्श किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 1 मई को होगी, जिसके बाद देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। एक अफवाह और जल गया पूरा शहर। हम बात कर रहे हैं नागपुर जिस तरह से हिंसा की चपेट में आया, उससे अब भी वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। बजरंग दल और वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान एक अफवाह के बाद पूरे शहर में तांडव मचा। 2 घंटे तक उपद्रवी बेखौफ होकर आगजनी और पत्थरबाजी करते थे। पुलिस और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। वहीं अब जिस समाजवादी पार्टी की वजह से ये पूरा मामला भड़का, वही अब पीएम मोदी से बड़ी मांग कर रही है। नागपुर हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर दंगा भड़काने का बड़ा आरोप लगाया और पीएम मोदी से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। अफसोस की बात है कि नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर के इस देश में माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। इस देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना का भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि वो अपनी अक्षमताओं पर और प्रदेश और देश में विकास नहीं हो रहा है। करोड़ों के संख्या में हमारा नौजवान नौकरी के तलाश में है, आत्महत्या पर सोचते हैं, डिग्रियां जलाने के सोचते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा न हो पावे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके जो घटक दल हैं, उनके जो अन्य संगठन हैं, वो इस देश में इसी तरह का काम करके देश के लोगों में चर्चा चलाना चाहते हैं, जिससे बेरोजगारी चर्चा न हो। इस देश में हमारे जो सेना है, जिसका कि अग्निवीर की व्यवस्था की गई, इस पर चर्चा न हो पावे। चीन ने हमारी ज़मीन को हथिया लिया, उस पर चर्चा न होने पावे। महंगाई पर, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा न होने पावे। इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का कर रहे हैं, जो देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए तत्काल हस्तक्षेप करें। मणिपुर एक तरफ जल ही रहा है और दूसरी पर औरंगजेब को लेकर, अरे भैया औरंगजेब की कब्र कोई नई तो है नहीं, तो ये खुराफात है, देश के लिए घातक है, अच्छी शुरुआत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करके इस देश में अमन चैन, भाईचारा और अनेकता में एकता का जो सूत्र है, उसको ढीला न करें, उसको मजबूत करने का काम करें। हालांकि नागपुर में भड़की हिंसा के पीछे का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। उस शख्स का भी पता चल गया, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरे नागपुर में आगजनी फैल गई और बेखौफ उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि फहीम खान है, जो न सिर्फ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर शहर अध्यक्ष है, बल्कि 2024 में वो नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। आज राज्यसभा में टीएमसी सांसद ने सरकार से ऐसा सवाल पूछा, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुस्से में तमतमा उठे। फिर क्या था, शाह ने धीरे धीरे पार्टी की पूरी पोल खोल दी। दरअसल राज्यसभा में चर्चा के दौरान ममता सरकार के सांसद साकेत गोखले ने केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर सवाल उठाया और गृह मंत्रालय को घेरने की कोशिश की, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें करेक्ट किया और बताया कि सीबीआई और जिन केंद्रीय एजेंसियों की वो बात कर रहे हैं, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए सवाल उठाने से पहले उन्हें ये अंतर समझ लेना चाहिए। और फिर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। देखिए कैसे शाह ने टीएमसी नेता की बोलती बंद कर दी। मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है, माननीय सदस्य जी को, कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए।
मान्यवर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर कर यहां नहीं घुस गया हूं मैं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं, इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई है, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। चीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर, हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। मिडिल ईस्ट में सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत के बीच इजराइल ने गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पर हुए ये हवाई हमले सिर्फ शुरुआत है और युद्ध विराम के लिए सभी बातचीत युद्ध के दौरान ही होगी। इस बीच गाजा के हालातों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बड़ी मांग कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने गाजा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये जरूरी है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए। हम गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की आपूर्ति जारी रखने का भी आह्वान करते हैं। बता दें कि इजरायली सेना के पिछले कुछ 24 घंटे के दौरान हमलों में हमास सरकार के सबसे बड़े नेता एसामदीव अब्दुल्ला अल दलिस भी मारा गया है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल ने गाजा में अब तक सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। इस हमले के बाद हमास के प्रवक्ता ने अमेरिकी दूत के युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने फिर से हमले शुरू कर दिए। हमास इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते को जारी रखना चाहता है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।